आ जाओ क्वेश्चन नंबर, फिर से कोई क्वेश्चन नंबर नहीं है, ध्यान रखना क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे बोला गया कि हमें इसमें किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा एंड बीटा की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा एंड बीटा की। अगर हमें जो इक्वेशन इसमें दी गई है इसमें कौन सा सॉल्यूशन लग रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन कौन कौन सी, एक बार इक्वेशन नोट कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 7, ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू 28, और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन यहाँ पर हो गई। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देयरफॉर a1 कितना आ जाएगा 2, b1 कितना आ जाएगा, c1 कितना आ जाएगा, a2 कितना आ जाएगा अल्फा, और यहाँ पर b1 कितना b2 कितना आ जाएगा, वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा, और c2 कितना आ जाएगा माइनस का 28। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर इसकी कंडीशन लिखो, कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन b1 अपॉन c1 अपॉन, अब इनकी वैल्यू भी पुट करो, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू अल्फा, b1 की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा, और c1 की वैल्यू क्या बोल के, c1 की वैल्यू -7, c2 की वैल्यू है, वेरी गुड, -28। यहाँ माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर। इतना करने के बाद में इस क्वेश्चन में एक नया टर्न आता है, मतलब अब यहाँ पर हमें एक बार तो इन दोनों इक्वेशनों को ले लो, दोनों टर्म को, इन दोनों को ले लो एक बार, और एक बार जिसको लेना चाहो उसको ले लो, इन दोनों को ले लो या फर्स्ट या लास्ट ले लो, जो तुम्हारा मन करे। लेकिन सुनो, ये क्वेश्चन जो मैं सोच रहा था उससे कहीं यार सिंपल निकल गया। क्या सिंपल निकल गया तो मैं बताता हूँ मैं जरा। हम यहाँ पर इन दोनों को लेते हैं जरा, इसको और इसको, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट लिखना, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, 2 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन 4, ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, 4 2 जा 8, अल्फा 1 जा, आ गया अल्फा की वैल्यू। अब यहाँ पर इन दोनों को ले लो, इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को, या टेकिंग फर्स्ट टू टर्म ये भी लिख सकते हो, टेकिंग फर्स्ट टू। समझ आ रहा है ना बेटा, सभी को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आवाज नहीं आई, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म लोगे तो 2 अपॉन अल्फा, 3 अपॉन अल्फा प्लस, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। अल्फा प्लस बीटा का 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इस वाले अल्फा का तो ये 3 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू पहले पुट कर दो कि बाद में पुट करोगे, चलो बाद में कर देते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये 3 अल्फा, अल्फा को वहां ले जाओ, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, है ना, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा कितना होगा, अल्फा, अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो 8, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 8, बीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, कट कर कितना आ गया, तो बीटा इज इक्वल्स टू आ गया बेटा अल्फा बीटा। एनी टाइप ऑफ समस्या, क्वेश्चन कोई परेशान करने वाला था क्या। तो बोर्ड एग्जाम में अगर मान लो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की जगह नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर फिर हमारे पास डज नॉट इक्वल टू का साइन होगा कि नहीं होगा,
तो उस केस में फिर आप शुरुआत की 2 टर्म लोगे और आंसर सॉल्व करोगे और आपका आंसर शुरुआत की 2 टर्म से आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, जब नो सॉल्यूशन दिया गया होगा तब आपके पास अल्फा और बीटा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना। कोई एक ही चीज होगी, या तो अल्फा होगा या फिर या कभी के लिख कर आ जाता है या कभी पी लिख कर आ जाता है। ये जो 2 वेरिएबल फाइंड करने वाला सीन जो है ना, वो सिर्फ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आता है। क्लियर हो गया, समझ आ गया? एक मैं क्वेश्चन अपने मन से करा के दिखा रहा हूँ तुम्हें, चलो एक क्वेश्चन, क्या, हाँ वही करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो कि बेटा मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, सपोज करो कि कोई एक इक्वेशन है 2x प्लस एम वाई इज इक्वल्स टू 3, 4x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 9, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। और इसमें जो कंडीशन दी है बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसकी कंडीशन क्या है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बच्चा इसका आंसर नहीं समझ पाता कि आंसर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, क्योंकि उसका आंसर आता है इतने गंदे तरीके से, समझ ही नहीं आता बच्चों कैसे लिखेंगे। अच्छा सोचो, अगर यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2, यही होगी ना, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2। a1 बोले तो 2, a2 बोले तो b1 बोले तो, और b2 बोले तो 2 1 2 2 जा। अब ये 9 यहाँ जाएगा तो 9/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और डज नॉट इज इक्वल्स टू, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है कि m की जो वैल्यू है वो 9/2 नहीं होगी। अरे मर गया बच्चा, सोचता अरे मर गए, हम तो आंसर निकाल रहे थे, क्वेश्चन यही तो था कि m की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू क्या होगी, और आंसर निकल कर क्या आ गया कि m की वैल्यू होगी नहीं लग रहा कुछ अजीब सा? बच्चा यहाँ थोड़ा सा सिटपिटा जाता है, बच्चों को सिरदर्दी बन जाती है, जिसकी वैल्यू निकाल रहे थे और वही वैल्यू निकल कर नहीं आ रही, डज नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो मेरी एक बात सुनना, आपका आंसर यही है, इसको बस लास्ट में इसकी फ्रेमिंग अच्छे से करना है। लास्ट में लिखोगे कैसे, बस ये देखो, यूनिक सॉल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा मतलब यही वैल्यू आपका आंसर है। इसको लिखने का तरीका ये होगा, हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ m इज ऑल रियल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है। m की जो वैल्यू वो क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक्सेप्ट 9/2, 9/2 नहीं होगा। अब समझ में आ गया कैसे लिखोगे? यूनिक सॉल्यूशन वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो उस क्वेश्चन में लास्ट में जो डज नॉट इक्वल टू का साइन आता है, बच्चा थोड़ा उस जगह पर जाकर थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार इसका आंसर अब कैसे लिखा जाएगा। उसका आंसर ऐसे ही लिखा जाता है कि जो भी m n k j जो भी लिख कर आएगा वो लिख देना, लास्ट में एक्सेप्ट लगा के दूसरी वैल्यू लिख देना। समझ आ गया? ये क्वेश्चन इसमें था तो नहीं, मैंने अपने मन से लिखा दिया, इसको इरेज करा दो।